हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्फीयर बाय विक्रांत। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम हमारी करंट अफेयर्स वीकली की सीरीज में जून 2025 का करंट अफेयर्स जो है वो देखने वाले हैं। और हम ये करंट अफेयर्स जो है वो पार्ट्स में देखेंगे, लाइक नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, मिसलेनियस न्यूज, पर्सन इन न्यूज। सो आज हम 9 से लेकर 15 जून 2025 की नेशनल न्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट जो यहाँ पे न्यूज आपको दिख रही है वो है इंडिया abstains फ्रॉम गाजा सीजफायर रिजोल्यूशन इन यूएनजीए फॉर द फोर्थ टाइम इन 3 years। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूएनजीए होता क्या है। यूएनजीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है। इस इमेज में एक हॉल दिख रहा है आपको, और वहां पे बहुत सारे लोग जो है किसी पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। तो ये एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग है ना, जहां वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे आते हैं और किसी बड़े इशू पे एक डिसीजन जो है वो वहां पे लिया जाता है। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो इस बार गाजा सीज फायर रिजोल्यूशन पे डिस्कशंस होने वाले थे, उसमें इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन किया है। एब्सटेन का मतलब होता है कि अपने पे रोक लगाई है, या फिर उन्होंने अपना वोटिंग जो है वो रिजर्व रखा है, नहीं दिया है। ठीक है। और ये चौथी बार हुआ है 3 सालों में। सो ये जो इंडिया का डिसीजन है ना, ये एक स्टांस है इंडिया का, नॉट अपोजिंग इजराइल ओपनली, मतलब इजराइल को ओपनली अपोज ना करे, इस पर ये स्टांस है। क्योंकि इजराइल हमारा इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक अच्छा पार्टनर है। ठीक है, तो उसको भी अपोज नहीं करना है, और इस पर्टिकुलर इशू पे हमें कोई वोटिंग देके हमारा एक साइड भी नहीं चूज करना है इंडिया को। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया हैज सपोर्टेड अ सीज फायर रेजोल्यूशन इन दिसंबर 2024। पिछले साल 2024 में इंडिया ने हालांकि ये सीज फायर रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार वाला जो उनका स्टांस है इंडिया का, वो इससे एकदम ही अपोजिट है। ऐसा हमें सेकंड पॉइंट बोल रहा है। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है। द वोट occurred during EAMS Jaishankar's visit to France, where India is being encouraged to join United Nations Conference on Two-State Solution। अब ये EAM का मतलब बताता हूं मैं, ये होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो हमारे एस जयशंकर है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्रीज की जो पोर्टफोलियोज है उससे रिलेटेड, कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन है। तो एस जयशंकर जो है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स है। उनकी जो रिसेंट फ्रांस में विजिट हुई थी ना, उसमें इंडिया को इनकरेज किया गया था इस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने के लिए, और टू स्टेट सॉल्यूशन जो है उस पर रेजोल्यूशन पे वोटिंग करने के लिए। ये टू स्टेट्स क्या है, देखो। अभी हम जो गाजा की बात कर रहे थे, गाजा रिजोल्यूशन, देखो ये गाजा है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप और गाजा आपको दिख रहा है। ये इसराइल का ही एक मेडिटेरियन सी के पार्ट के इसमें एक लैंड पार्ट है, जिस पर ये सारा वॉर्स जो है वो चलता रहता है पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में। ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है। 1948 में इसराइल जो है वो फॉर्म हुआ था, और तब से ये चलते आ रहा है। हमास जो है इस गाजा स्ट्रिप को रूल करता है पैलेस्टीन को। सो उनको अपना अलग ही कंट्री चाहिए। इसराइल जो है उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा चलता रहता है। सो ये रिजोल्यूशन उसी के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोलता है कि देयर इज नो कंफर्मेशन येट ऑन इंडियाज पार्टिसिपेशन इन जून 17th एंड 20 कॉन्फ्रेंस डिस्पाइट फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया होस्टिंग इट। हालांकि ये जो जून 17th और 20th को जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें इंडिया का स्टांस जो है वो क्लियर नहीं है कि इंडिया ज्वाइन करने वाला है, क्या करने वाला है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है वो फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने को होस्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि द यूएस हैज वॉर्न कंट्रीज अगेंस्ट सपोर्टिंग पैलेस्टाइन इन रिकॉग्निशन, दो इंडिया रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन इन 1988। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने हालांकि वॉर्न किया है कंट्रीज को अगेंस्ट जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ने 1988 में ही पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिजोल्यूशन जो है वो पास किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहा है द रिजोल्यूशन बैक बाय 149 ऑफ 180 कंट्रीज। 180 कंट्रीज में से 149 कंट्रीज ने ये रिजोल्यूशन जो है वो सपोर्ट किया था, और ये स्पेन ने वहां पे इंट्रोड्यूस किया था, है ना। emphasize protection of civilians, India was among 19 abstentions and the only one from South Asia, BRICS and SCO। सो सिविलियंस जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया का ये डिसीजन रहा है ना। ऐसे 19 अलग अलग कंट्रीज है जिन्होंने ऐसे एब्सटेंशन दिए हैं, और इंडिया जो है वो साउथ एशिया से, या फिर ब्रिक्स जो बोलते हैं हम, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो कंट्री का ग्रुप उनमें से, और शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन तीनों ग्रुप्स में से इंडिया अकेला है जिसने ये एब्सटेंशन दिखाया है इस पर्टिकुलर सीज फायर के रिजोल्यूशन के खिलाफ।
India cited humanitarian concern but maintained its consistent abstention from past resolution critical of Israel's action in Gaza. इंडिया ने जो है ये डिसीजन क्यों लिया है, ये एक मानवीयता के तौर पर इंडिया का स्टांस है ना। इसराइल की जो एक्शंस है गाजा में उससे रिलेटेड ये एब्सटेंशन है इंडिया ने अपना जताया है। आइए नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्पावर सिटीजंस एक्सपोज करप्शन, लोकपाल ऑफ इंडिया अडॉप्ट्स न्यू मोटो। मोटो जो होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई बैंक होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसका एक अपना एक सेंटेंस होता है, एक मोटो होता है, ठीक है। ये लोकपाल क्या होता है ना, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। 2013 में एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश की गई जिसका नाम लोकपाल रखा गया था। अब ये लोकपाल होता क्या है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जिसमें बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस आती है गवर्नमेंट की, उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी आते हैं, हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, हमारे सांसद जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। इन लोगों के द्वारा अगर कोई करप्शन किए जाते हैं तो आप मेरे जैसे जो भी कॉमन मैन है वो उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल में कंप्लेन कर सकते हैं। सो लोकपाल ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ये ऐसे सिचुएशंस में इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन करता है, इस पे एक्शंस लेता है। सो ये लोकपाल 2013 में मैंने अभी बताया कि इंस्टीट्यूट हुआ है। इसमें ना एक रिटायर्ड जज जो है वो इसको हेड करता है और उनके अलावा 8 अलग अलग मेंबर्स जो है वो उनको चुने जाते हैं और ये इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं, जो ये काम करते हैं। सो अ फुल बेंच ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड न्यू मोटो, ये मैंने अभी बोला है। और हमारा मोटो क्या है, तो एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। अगर हिंदी में आप देखो ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। तो आपको एग्जाम में अगर इस मोटो के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क टू बी बिल्ट इन दिल्ली। सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि ये ई वेस्ट होता क्या है। देखो, ई वेस्ट हमारे जो खराब होने वाले मोबाइल्स है, कंप्यूटर्स है, फ्रिज है, एसी है, जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे गैजेट्स होते हैं, वो खराब होने के बाद, आउटडेटेड होने के बाद, वो जैसे कचरे में हम डाल देते हैं ना, और वेस्ट होता है वो, तो उस पर्टिकुलर चीजों को ई वेस्ट बोला जाता है। सो उनका ये है कि वो उसमें कुछ लीड होते हैं, कैडमियम जैसे कुछ अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से एनवायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। सो इनका एक रिसाइकलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में वैसे अगर देखा जाए तो हर साल 38 मिलियन टन्स जो है ई वेस्ट जनरेट होता है, और उसमें से 10 to 20% के बीच में ही जो है वो रिसाइकल किया जाता है, ऐसा एक डेटा बोलता है। सो दिल्ली गवर्नमेंट जो है हमारा इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन होलम्बी कलान, नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली का एक पार्ट है होलम्बी कलान, वहां पे ये इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहा है कि द प्रोजेक्ट विल फॉलो डीबीएफओटी मॉडल ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस फॉर 15 इयर्स। ये पीपीपी मॉडल रहेगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में ये बना गया है, और 15 साल जो है इसका टेन्योर रहेगा। सेकंड पॉइंट में हमें बोला जा रहा है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल फ्लोट अ ग्लोबल टेंडर टू अट्रैक्ट टॉप ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। ऑब्वियस है कि ऐसे प्लांट्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है कि किस तरह से वो रिसाइकल किया जाए। तो इसके लिए दिल्ली का जो ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने ग्लोबल टेंडर जारी किया है। मतलब वर्ल्ड में अलग अलग कंपनीज जो ऐसे काम करती है ई वेस्ट को रिसाइकल करने की, उनसे ये टेंडर जो है वो मांगा जाएगा। उनमें से जो भी अच्छी टेक्नोलॉजीज रहेगी उसको अडॉप्ट किया जाएगा। द पार्क विल कवर 11.4 acres and process up to 51,000 tons of e-waste from 106 categories listed in the e-waste management rule 2022। एक्चुअल में ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है ना, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में बनाया था। तो ये पार्क 11.4 एकर्स में रहेगा, जिसमें 51,000 टन्स जो है ई वेस्ट, जो 106 अलग अलग कैटेगरीज में, मैंने कहा था अभी कि किसी में कैडमियम होता है, कोई कंडक्टर्स होते हैं, ये अलग अलग चीजों की कैटेगरीज है, उनको रिसाइकल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि इट इज वन ऑफ द 4 सच पार्क्स प्लान्ड अक्रॉस इंडिया एंड प्रोजेक्टेड टू जनरेट ओवर 350 करोड़ इन रेवेन्यू। तो ऑब्वियस है इनको रिसाइकल करके उनको यूज भी किया जा सकता है, फिर से रीयूज किया जा सकता है, तो 350 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो उससे जनरेट होगा। और ऐसे 4 अलग अलग पार्ट जो है वो हमारे इंडिया में स्टैब्लिश किए जाएंगे, उसमें वन ऑफ द ये फर्स्ट पार्ट है दिल्ली का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहा है कि द फैसिलिटी एम्स टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी इंश्योरिंग रिसोर्स एफिशिएंसी एंड इंक्लूजन ऑफ वर्कर्स।
सो ऑब्वियस है ये सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को यूज करते हैं, फिर से इसको रिसाइकल करके फिर से रीयूज करते हैं, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट होती है, उससे मनी जनरेट होता है ना। द प्रोजेक्ट इज टारगेटेड इन फॉर कंप्लीशन इन 18 मंथ्स, 18 महीने के अंदर जो है वो ये प्रोजेक्ट फुलफिल बिल्ड हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। चलिए, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू अनवील्स उम्मीद पोर्टल फॉर ट्रांसपेरेंट वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने ये एक उम्मीद पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो डिजिटली रजिस्टर एंड मैनेज करेगा वक्फ प्रॉपर्टीज को। अब ये वक्फ प्रॉपर्टीज होती क्या है, देखो पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि जो प्रोफेट मोहम्मद है, उन्हें कोई पर्सन मिले थे और उस पर्सन ने प्रोफेट मोहम्मद को ये कहा था कि उनको कुछ प्रॉपर्टी जो है वो समाज के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कुछ डोनेट करनी है। सो ऐसे प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो बहुत पुराने जमाने से ये चीजें चलती आ रही है कि जो प्रॉपर्टीज लोगों के लिए डोनेट की जाती है, उसमें लैंड ही होती है, ऐसे नहीं है, पैसे भी हो सकते हैं, कोई दूसरी प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। ऐसे प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टीज कहा जाता है। लेकिन क्या है कि रिसेंट इश्यूज में ये हो रहा है कि उस प्रॉपर्टीज के मिसयूज बहुत हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए ये उम्मीद पोर्टल जो है वो जनरेट किया है। So obviously aiming to ensure transparency, accountability and efficient utilization। जो वक्त प्रॉपर्टीज है इनमें ट्रांसपेरेंसी आए, इसके यूज में अकाउंटेबिलिटी आए और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुए, ये इस पर्टिकुलर उम्मीद पोर्टल का मेन एम रहेगा। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है, हमारे सेकंड पॉइंट में यहाँ पे आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है इन्होंने ये डेवलप किया है। आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। द पोर्टल असाइंस 17 डिजिट यूनिक आईडी, 17 डिजिट का एक यूनिक आईडी जो है वो उस प्रॉपर्टी को दिया जाएगा टू ईच प्रॉपर्टी एंड इंटीग्रेट्स जीआईएस मैपिंग, उसमें जीआईएस मैपिंग भी इंटीग्रेट किया जाएगा। ई गवर्नेंस टूल जो है वो भी वहां पे इंक्लूड किए जाएंगे एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम, मतलब अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, लोगों को अगर कोई आपत्ति है, तो उस रिड्रेसल सिस्टम, रिड्रेसल मतलब जहां पे आप कंप्लेंट्स कर सकते हो, वो ऐसी सिस्टम जो है वो जनरेट की जाएगी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने डेवलप किया है। 17 डिजिट का यूनिक आईडी है, जीएस मैपिंग लगाया गया है, इसमें ई गवर्नेंस के टूल्स भी लगाए गए हैं और पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम भी जो है इसमें अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोलता है कि ऑल वर्क प्रॉपर्टीज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 6 मंथ, फेलिंग टू विच unregistered one will be marked as disputed and referred to the वक्फ ट्रिब्यूनल। तो देखो ये 6 महीने का डेडलाइन जो है उन्होंने दिया है कि 6 महीने के अंदर ऐसे वक्फ प्रॉपर्टीज को इस उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, और जो फेल हो जाएंगे, मतलब रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, उन प्रॉपर्टीज को अनरजिस्टर्ड कहा जाएगा, जिनको डिस्प्यूटेड माना जाएगा, और ये वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगी और फिर उस पर ऑब्वियसली केस चलेगा और जो भी डिसीजन वक्फ ट्रिब्यूनल देगा उसके बाद उस पर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि द सिस्टम इंक्लूड्स 3 टायर वेरिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ मार्कर, इन्वॉल्विंग अ मेकर, मुल्तवली जिसे बोलते हैं, देन चेकर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड अप्रूवर, जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के वक्फ सीईओ आएंगे। सो देखो ये एक 3 टायर वेरिफिकेशन होगा। अगर किसी लैंड को वहां पे वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर किया जाता है उम्मीद पोर्टल पे, तो उसमें उस प्रॉपर्टी को बनाने वाला जो होता है, जिसको मुल्तवली बोला जाता है, वो इन्वॉल्व रहेगा। वो कहेगा कि ये प्रॉपर्टी किस पर्टिकुलर वक्त से बिलोंग करती है, किस पर्टिकुलर एरिया उतना कितना है। उसमें एक चेकर भी होगा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा, जो इन चीजों को ऑब्वियसली टैली करेगा, चेक करेगा, और एक अप्रूवर होगा जो स्टेट यूनियन टेरिटरी का वक्फ बोर्ड का सीईओ होगा। तो ये 3 अलग अलग लोग जो है इन चीजों को, इस वक्त प्रॉपर्टी को, ये जीएस मैपिंग, इंटीग्रेट करना वगैरह, ये सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेट्स ऑफिशियल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, geotag details and checks if land lies on government properties, preventing inclusion of illegal encroachment land। अगर ये रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तो उसकी ऑफिशियल ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए होंगे, जियो टैगिंग के डिटेल्स चाहिए होंगे, और चेक किया जाएगा कि ये किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, ताकि इलीगल एनक्रोचमेंट जो है उसको अवॉइड किया जा सके। देन द पोर्टल इज अ पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। वक्त अमेंडमेंट एक्ट जो है अभी 2025 में पास हुआ है और इसमें ये सारी चीजें दी गई है ना। डिस्पाइट पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट पिटीशन, इस एक्ट के खिलाफ भी कुछ पिटीशंस जो है वो की गई है कोर्ट में, उनके बावजूद ये वक्त अमेंडमेंट बिल में जो सारे उम्मीद पोर्टल और ये जो रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। द मूव इज
expected to benefit poor Muslims, especially women, children, economically weaker sections, aligning with the global of fair and effective work asset use. इससे मेजरली गवर्नमेंट का ये मानना है कि विमेन है, चिल्ड्रन है, पुअर मुस्लिम्स है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, जिनमें बहुत सारे लोग इस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको इससे डेफिनेटली फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी reviews troops readiness in Uttarakhand and launches IBEX Tarana 88.4 FM। हमारे जो आर्मी चीफ जनरल है उपेंद्र द्विवेदी, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम रहेगा आपके लिए, ये याद रखिए। इमेज में आपको वो पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पे। सो उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे आर्मी चीफ जनरल है, उन्होंने क्या किया है कि उत्तराखंड के जो ट्रूप्स है उनको रिव्यू किया कि वो कितने रेडी है कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के लिए। और इसी समय उन्होंने एक आईबेक्स तराना नाम का एक रेडियो चैनल जो है, एफएम चैनल, वो लॉन्च किया है, जो 88.4 एफएम बोला जाता है जिसे। सो फर्स्ट पॉइंट में ये सारी चीजें दी गई है कि उन्होंने रिसेंटली गरवाल जो है उत्तराखंड का, वहां पे विजिट किया था टू एक्सेस द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस ऑफ द डिप्लॉयड फोर्सेस। वहां पे जो फोर्सेस डिप्लॉय की गई है ऑब्वियसली हमारे इंडिया की सुरक्षा के लिए, वो कितनी रेडी है, कितनी ऑपरेशनल है, कहाँ उनका पोजीशन आता है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए। जनरल द्विवेदी इनॉग्रेटेड अबेक्स तराना 88.4 एफएम, अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रेडियो स्टेशन होता है जो पर्टिकुलर एक एरिया के लिए बनाया जाता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में भी कुछ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, वैसे ही ये वहां का एक अबेक्स तराना 88.4 एफएम, ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है वो ज्योतिर्मठ में वहां पे इंस्टॉल किया गया है, जिसका एम है एट प्रमोटिंग लोकल कल्चर, एजुकेशन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ऑब्वियसली डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये होता है कि उस एफएम पे अगर कुछ डिजास्टर आ जाता है तो उसके बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहा है द स्टेशन विल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड मोर, एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो इसमें कल्चरल, ट्रेडिशनल आर्ट्स, इसको भी प्रमोट किया जाएगा ऑब्वियसली। In his inaugural podcast, the Army Chief highlighted the station's role in empowering youth and preserving cultural heritage. So, इससे एम्पावर किया जाएगा हमारे यूथ को और कल्चरल हेरिटेज जो है उसको प्रिजर्व किया जाएगा, ऐसे हमारे आर्मी चीफ जो है उन्होंने इस चैनल को लॉन्च करते वक्त बताया है। He also honored distinguished veteran with the Veteran Achievement Award for their contribution to nation building, and the visit reflect the Army's focus on operational vigilance, community connection and social development. उस एरिया में हमारी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, इससे रिलेटेड हमारी ये एक उपेंद्र द्विवेदी जी की जो विजिट है वो वहां पे हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। India's first underwater museum and artificial coral reef to be developed around INS Guldar in Maharashtra। INS का मतलब इंडियन नेवल शिप होता है, ठीक है। ये गुलदार नाम की आपको इस इमेज में एक शिप दिख रही है ना, जिसका नाम गुलदार है। So this is India's first underwater museum and artificial coral reef will be created using the decommissioned warship INS Guldar near Nivti Rocks, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि ये INS गुलदार कहाँ पे स्टेशन की गई है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। निवती रॉक्स जो है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के, वहां पे ये INS गुलदार स्टेशन की गई है। ये एक अंडर वाटर म्यूजियम रहेगा जहां पे शोकेस की जाएगी बहुत सारी अलग अलग चीजें, और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल कोरल रिफ बनाया जाएगा। कोरल रिफ क्या होता है? कोरल पॉलिप करके एक ऑर्गेनिजम्स होता है जो एक व्हाइट सब्सटेंस जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। सो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे जो समुद्री जीव होते हैं उनको उनको उस एरिया में डेवलपमेंट के लिए। सो कोरल रीफ बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच एक एरिया माना जाता है, जो उस कोरल पॉलिप्स के द्वारा, उनके सिक्रीशंस के द्वारा एक एक्सोस्केलेटन जो आप कह सकते हो ना, उस तरह से एक पार्ट डेवलप किया जाता है और बहुत बड़ा एरिया होता है, वो रॉक जैसा दिखता है जिसे कोरल रीफ बोला जाता है। तो आपको ये प्लेस याद रखनी है, निवती रॉक, सिंधुदुर्ग की, महाराष्ट्र में। सो सेकंड पॉइंट हमें बोल रहा है कि द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रमोट अ मरीन कंजर्वेशन एंड टूरिज्म ऑफरिंग स्कूबा डाइविंग एंड फ्यूचर सबमरीन टूर्स। ऑब्वियसली वहां पे स्कूबा डाइविंग भी प्रमोट किया जाएगा। सबमरीन टूर्स मतलब जो अंडर वाटर टूर्स होते हैं लोगों को वो दिखाए जाएंगे, हमारा जो नेवी है, वो जो कोरल रीफ है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहा है सपोर्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज सैंक्शन 46.91 करोड़ रुपीस फॉर द डेवलपमेंट। सो यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है उसने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जिसके लिए 46.91 करोड़ रुपीस जो है वहां पे दिए गए हैं। INS गुलदार ये जो है एक 1120 टन की वॉरशिप है
जो जनवरी 2024 में डीकमीशन की गई। डीकमीशन करना मतलब वो जो उसका यूज करने के बाद वो शिप जो है अब काम करने के लायक नहीं होती है, तो उसको डीकमीशन किया जाता है। वो अभी आगे काम करने के लिए कंटिन्यू नहीं की जाती है, तो उसे डीकमीशन बोला जाता है। सो ये हैंडेड ओवर टू महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमटीडीसी जिसे बोला जाता है, उसको ये हैंड ओवर की गई है। उन्होंने ये डिसीजन लिया है इसको इस तरह से म्यूजियम बनाने का। लास्ट पॉइंट हमें बोल रहा है कि एनवायरमेंटल क्लीनिंग ऑफ द शिप इज कंप्लीट एंड इट विल सून बी स्कटल्ड एट द साइट ऑफ इनिशिएट कोरल रीफ फॉर्मेशन। तो ये क्विकली इसकी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है और इसको जल्द ही वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पीएम बिगिंस 3 नेशन टूर फ्रॉम साइप्रस। सो हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी है ना, उन्होंने एक 3 नेशन टूर जो है वो बिगिन किया है साइप्रस से। ठीक है ना। सो ये टूर जो है वो कनाडा, साइप्रस एंड क्रोएशिया को जो है वहां पे टारगेट किया गया है। मार्किंग हिज फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। हमारा पहलगाम कश्मीर में जो है वो कुछ दिनों पहले उस वहां पे जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक, उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो पीएम है, उनका ये फर्स्ट एक 3 नेशन टूर है। सो इंडिया के ने उस पे जवाबी हमले में मिसाइल स्ट्राइक भी किया है पाकिस्तान के 9 अलग अलग जगह पे, है ना। सो इस अटैक के बाद, इस पर्टिकुलर इशू के बाद हमारे पीएम का ये एक फर्स्ट 3 नेशन टूर है, कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया का। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ ये टूर हुआ है। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि एट द G7 समिट इन कनाडा, पीएम नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस ग्लोबल इश्यूज लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, then Iran-Israel conflict, energy security, AI, and quantum technology, and may meet US President Donald Trump. So G7 समिट भी है कनाडा में, जहां पे ये 3 नेशन टूर केस में आएगा। वहां पे हमारे जो नरेंद्र मोदी है वो रशिया यूक्रेन वॉर पे, उस इशू पे डिस्कशंस करेंगे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनके साथ। देन इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी होगा, जो अभी हमने गाजा स्ट्रिप का जो एब्सटेंशन देखा, ये उसी से रिलेटेड एक इशू आता है। देन एनर्जी सिक्योरिटी हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, क्वांटम टेक्नोलॉजी हुआ। और वहां पे हमारे जो नरेंद्र मोदी है वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनसे भी मिलेंगे। रिसेंटली इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ वॉर्स जो है वो चले हैं, उसके बारे में भी वहां पे डिस्कशंस हो सकते हैं। सो द विजिट में हेल्प रिसेट इंडिया कनाडा राइज। इंडिया और कनाडा के बीच में थोड़े दिन पहले कुछ इश्यूज हुए थे, उस पर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। फोकसिंग ऑन खलिस्तानी एक्सट्रीमिज्म एंड एनहांस इंटेलिजेंस शेयरिंग, इन पर्टिकुलर इश्यूज पे वहां पे काम किया जाएगा। सो साइप्रस में जब वो हमारे नरेंद्र मोदी जी विजिट करेंगे, ही विल स्ट्रेंथन द बायलैटरल टाइज। बायलैटरल मतलब होता है दोनों साइड को स्ट्रांग बनाना, ठीक है। डिस्कस द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड सिग्नल अपोजिशन टू टर्कीज प्रो पाकिस्तान स्टांस। सो टर्की जो है उसने पाकिस्तान को इन सारे इश्यूज में सपोर्ट किया है, इस पहलगाम और इससे पहले भी। तो इसके खिलाफ जो है साइप्रस में ये जो बायलैटरल टाइज हमारे इंडिया के बीच में और साइप्रस के बीच में होगी, उस पर जो है वो डिस्कशंस किए जाएंगे। देन साइप्रस इज अ की यूरोपियन यूनियन पार्टनर एंड वन ऑफ द इंडियाज टॉप 10 इन्वेस्टर विद $14.65 बिलियन इन क्यूमुलेटिव एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन से जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कुछ अलग अलग सेक्टर्स में की जाती है, उसे एफडीआई बोला जाता है। सो टॉप 10 इन्वेस्टर है ये साइप्रस, जो यूरोपियन यूनियन से पार्टनर है और हमारे टॉप 10 इन्वेस्टर्स में आता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी स्टॉप इन क्रोएशिया मार्क्स द फर्स्ट एवर इंडियन पीएम विजिट फोकसिंग ऑन कोऑपरेशन इन द डिफेंस, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो क्रोएशिया को विजिट करने वाले सबसे फर्स्ट एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना, क्रोएशिया। और ये डिफेंस, ट्रेड और एग्रीकल्चर पे फोकस की जाने वाली विजिट रहेगी। The tour also aims to mobilize global support against terrorism and emphasize India's role in the global governance and especially in the global south. तो obviously अभी जो पहलगाम अटैक हुआ है उससे रिलेटेड हम वर्ल्ड को ये एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि टेररिज्म के खिलाफ जो है सब मिलके कोई एक स्टांस लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, the Indian government launched the Ayush Nivesh Sarthi portal, a new digital platform designed to attract and facilitate investment in the country's traditional medicine sector. ये देखो, ये आयुष निवेश सारथी, ये जो नया प्लेटफॉर्म है डिजिटल, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमें बोल रहा है कि द पोर्टल वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के बारे में बताया था, तो वैसे ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल जी है। एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ आयुष कौन है? प्रताप राव जाधव है। सो इनके द्वारा ये ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया है ड्यूरिंग द आयुष स्टेक होल्डर एंड द इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट हेल्ड एट वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में वाणिज्य भवन में जब ये आयुष स्टेक होल्डर की इंडस्ट्री की इंटरेक्शन मीटिंग हुई है, वहां पे ये उन्होंने इनॉग्रेट किया है। क्या? तो आयुष निवेश सारथी, ये एक पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया। पोर्टल मतलब एक साइट होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि दिस इन्वेस्टर फोकस प्लेटफॉर्म एम्स टू क्रिएट अ सीमलेस इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग a single unified interface that consolidates information on policy framework, government incentive, and the pipeline of investment ready project along with the real time support tools. ये एक इन्वेस्टर फोकस्ड प्लेटफॉर्म रहेगा जिससे इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस जो है एकदम स्मूथ किया जाएगा। इतना ही आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में याद रखिए, ठीक है। अब ये पोर्टल जो है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि जैसे पोर्टल है, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एंड द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT जो है, विच फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखो, आपको मिनिस्ट्रीज पूछी जा सकती है कि ये जो पोर्टल है वो कौन सी मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव से या फिर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सो इसके मिनिस्टर जो है वो पीयूष गोयल है, ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी visited Jammu and Kashmir and launched development project worth rupees 46,000 crore in Katra. So ये जो विजिट है अटेंडेड बाय डिग्निटरीज इंक्लूडिंग JNK लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। देखो, आपको ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं अगर ये न्यूज फोकस में है तो, कि JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका नाम पूछा जा सकता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, मनोज सिन्हा जी है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है इन्होंने भी ये अटेंड किया है। फोकसिंग ऑन एनहांसिंग रोड एंड रेल कनेक्टिविटी टू बूस्ट टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये मेन जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है 46,000 करोड़ का, इसका मेन फोकस जो है वो टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जाए अच्छे अच्छे रोड्स और रेल लाइंस को बनाने के द्वारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि लैंडमार्क मोमेंट ऑफ द विजिट वाज इनॉग्रेशन ऑफ 2 मेजर इंजीनियरिंग मार्बल्स ऑन द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। सो ये नाम याद रखिए आप, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। देन उसके बाद चिनाब ब्रिज है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज रहेगी, ठीक है ना। स्टैंडिंग 359 मीटर्स, 359 मीटर्स की ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, ठीक है। अबव चिनाब रिवर, आपको रिवर का नाम पूछा जा सकता है। ब्रिज जो है उसकी ये जो कितनी 359 मीटर्स जो है वो अबव है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इट इज 35 मीटर टॉलर देन आईफिल टावर। सो जो पेरिस का आईफिल टावर है उससे ये 35 मीटर हाइयर है, ठीक है। उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो है 1486 करोड़ एंड वो 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, डिजाइन टू लास्ट 120 इयर्स, 120 साल तक ये चलेगा बिना क्या कहते हैं कि कोई उसमें खराबी नहीं आएगी, ऐसा उसके इंजीनियर जो है उन्होंने बोला है। विल स्टैंड एक्सट्रीम वेदर एंड हाई विंड स्पीड्स। देन नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें ये रहेगा कि अंजी खाद ब्रिज जो है ये भी एक एस्टेब्लिश किया जाएगा। सो ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज रहेगा। सो केबल स्टेड मतलब केबल से टाई किया हुआ एक ब्रिज है जिस पर और ये रेलवे ब्रिज भी है, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रेंथ जो लंबाई है वो 725 मीटर्स है, स्टैंडिंग 331 मीटर्स, मतलब ये 331 मीटर्स ऊपर है, लंबा है 725 मीटर, ठीक है। अब द रिवर बेड, रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। इट कनेक्ट्स क्रूशियल काटरा बनिहाल सेक्शन ऑफ द रेल लिंक। तो आपको 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। एक तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है, ये आपकी पहला पॉइंट है इसमें। सेकंड जो है वो चिनाब ब्रिज है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। तीसरा अंजी खाद ब्रिज है ना, जो एक और केबल टाइड रेलवे ब्रिज है, ऐसे मैंने बताया है। तो ये 3 पॉइंट इस पर्टिकुलर विजिट के हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो आप एक काटरा में की है उसके इनॉग्रेशन में आई है, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू promulgated 3 new regulations for Union Territories of Ladakh, introducing significant reforms in language, employment and political representation, ऐसे दिया है।
सो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि ये द की रेगुलेशन अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है ये अगर आपको पूछा जाता है ये रिजोल्यूशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। सो वो कौन से है यहाँ पे बता रहा हूं मैं। द फर्स्ट वन इज लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025। सो इसके अनुसार इट डेजिग्नेट्स इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती, पुर्गी एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ लद्दाख। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको पूछा जा सकता है, लैंग्वेजेस दिए जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर डेजिग्नेटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ लद्दाख। तो इसमें इंग्लिश आता है, हिंदी, उर्दू है, भोती है और पुर्गी है। तो पहली तीन लैंग्वेज तो याद रह जाएगी आपको, भोती एंड पुर्गी ये आपने पहली बार सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, तो ये भी उसमें ऐड करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बोला जा रहा है कि मैंडेट्स द प्रमोशन ऑफ नेटिव लद्दाखी लैंग्वेज लाइक सीना, ब्रोक्सकाट एंड बाल्टी थ्रू एन एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। सो इस रिजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जो नेटिव लैंग्वेजेस होती है, लद्दाखी लैंग्वेज जिसे बोला जाता है, जिसमें शीना लैंग्वेज आती है, ब्रोक्सकाट आती है और बाल्टी लैंग्वेज आती है, तो उसको अलग अलग एकेडमी से आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस को इसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इट स्टिपुलेट्स दैट इंग्लिश विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस एज बिफोर। तो इससे पहले भी इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पे गवर्नमेंट के जो सारे काम है उसके लिए यूज किया जाता था। सो अभी भी वो कंटिन्यू की जाएगी टू यूज एज अ ऑफिशियल पर्पस। देन सेकंड जो रिजोल्यूशन है हमारा, यहाँ पे ये तो फर्स्ट था लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज वाला। सेकंड जो रिजोल्यूशन है उसमें ये है कि लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, जिसके थ्रू इट प्रोवाइड्स 85% रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर द रेसिडेंट ऑफ लद्दाख। सो 85% का रिजर्वेशन जो है वो लद्दाखी पब्लिक जो है वहां पे रेसिडेंट्स जो है, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, उनको 85% रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दिया जाएगा। ये सेकंड रिजोल्यूशन हमारी प्रेसिडेंट जो है उन्होंने यहाँ पे प्रोमलगेट किया है। दिस इज एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। पहले 10% कोटा था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और ये 85% का एडिशन करने के बाद अब टोटल रिजर्वेशन जो है वो 95% हो गया है, ठीक है। कुछ एक रेयर कंडीशंस में इतने बड़े पैमाने पे जो है वो रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है हमारा रिजोल्यूशन तीसरा वाला, वो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंट्रोड्यूस 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन, 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन इन बोथ लेह एंड कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स। काउंसिल्स मतलब क्या होता है कि वहां पे जो इलेक्शंस लिए जाते हैं, जो जैसे पंचायत समिति और ऐसे जो इलेक्शंस लिए जाते हैं, वैसे काउंसिल्स जो होता है उसमें 1/3 रिजर्वेशन जो है वो वुमेन के दिया जाएगा, खास करके लेह और कारगिल के एरिया में। सो ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इस रेगुलेशन में ये एक चीज जो है वो कही गई है। एंड द लास्ट वन इज द रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी फॉर विमेन विल बी रोटेटेड। महिलाओं के लिए जो भी कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व की जाएगी उसको रोटेट किया जाएगा अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज को वुमेन के रिजर्वेशन के हिसाब से, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो न्यूज है उसमें ये कहा जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च भारतीय भाषा अनुभाग और इंडियन लैंग्वेज सेक्शन। सो ये एक इनिशिएटिव है, अ न्यू इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू प्रमोट, ऑब्वियसली हमारे जो अमित शाह है वो यूनियन मिनिस्टर है होम अफेयर्स के। सो टू प्रमोट द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन द ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस ऑन इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमारे मेजरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो है वो किए जाते हैं सारे स्टेट्स में, तो उसका डिपेंडेंसी कम होने के लिए ये इनिशिएटिव हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने ये प्रमोट किया है, ठीक है, जिसको कहा जाएगा भारतीय भाषा अनुभाग, भारतीय भाषा अनुभाग BBA। ये जो BBA है, इट एम्स टू स्ट्रेंथन द इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बाय एनेबलिंग ऑफिशियल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन देयर मदर टंग्स। सो ऑब्वियसली हर एक स्टेट में अपनी अपनी एक मेजर मदर टंग होती है, उसी लैंग्वेज में सारे काम होने चाहिए गवर्नमेंट के, ये इसका मेन फोकस रहेगा, है ना। ये जो BBA है, इट विल कोलैबोरेट विद द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, हमने नाम सुना है उसका, टू इम्प्लीमेंट अ यूनिवर्सल AI ड्रिवन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर चीजें होती है जिनको ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है, तो सीडैक जो है ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो ये एकदम फ्लुएंटली ये सारी चीजें जो है वो AI के थ्रू ट्रांसलेट की जाएगी। मतलब लोगों के लिए भी आसानी है और गवर्नमेंट के जो पुराने रिकॉर्ड्स है उनको भी ये ट्रांसलेशन किया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम आएंगे यहाँ पे कि गोवाज ओजोफेनी प्रोड्यूस्ड बाय Kaskar distillery in Nanora village near Panji has become the first ever penny to receive a geographical indication tag in India। देखो ये geographical indication अगर किसी पर्टिकुलर चीज को दिया जाता है तो
वो चीज स्पेसिफिकली ऑथोराइज होती है, या फिर आप कह सकते हो कि वो उसी पर्टिकुलर एरिया से जो है वो आई है, और क्या कहते हैं ना, एक ऑथेंटिक चीज उसे बोला जा सकता है। सो ऐसे ही गोवा की ओजो फेनी है, ये एक अल्कोहल का टाइप होता है फेनी, है ना, गोवा में जो मिलता है, और ये कांचकार डिस्टिलरी ने बनाया है। सो उसको ये जीआई इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन इंडिया हैज बीन गिवन जीआई टैग, तो उसमें इसका नाम हो सकता है, और भी सारी चीजें आ सकती है। सो नीचे देखते हैं क्या दिया है कि दिस रिकॉग्निशन प्लेसेस द ट्रेडिशनल गोवन स्पिरिट ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज कंपेरेबल टू रीजनल स्पेसिफिक लिकर लाइक स्कॉच फ्रॉम स्कॉटलैंड, शैंपेन फ्रॉम फ्रांस। जैसे स्कॉच एक विस्की का टाइप होता है अल्कोहल में, जो स्कॉटलैंड को बिलोंग करता है, उसके नाम से, उस कंट्री के नाम से वो जाना जाता है। वैसे ये जोग्राफिकल इंडिकेशन अगर दिया जाता है तो ये जानी जाएगी। वैसे शैंपेन जो है वो फ्रांस को बिलोंग करती है, स्कॉच जो है वो स्कॉटलैंड को बिलोंग करती है। फेनी जो है एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पिरिट है, स्पिरिट मतलब अल्कोहल होता है, ठीक है, विच इज मेड फ्रॉम द डबल डिस्टिलेशन ऑफ आइदर फर्मेंटेड कैश्यू एप्पल्स, जो काजू होते हैं हमारे, उससे ये बनाए जाते हैं, फर्मेंटेड फर्मेंटेड जो फर्मेंट करने के बाद, और कोकोनट सैप, जो नारियल का सैप होता है, उससे भी ये बनते हैं। इट्स हिस्ट्री इन गोवा डेट्स बैक टू 1600, ये 1600 की सेंचुरी से बनाई जा रही है, विद एन अराइवल ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज लोगों ने ये फेनी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ नेचुरल 72 आवर फर्मेंटेशन, 72 घंटों तक उसको फर्मेंट किया जाता है। देन उसके बाद फर्स्ट डिस्टिलेशन किया जाता है उसका, टू प्रोड्यूस द माइल्डर स्पिरिट कॉल्ड उरक, उससे एक उरक बनाया जाता है। एंड उसके बाद सेकंड डिस्टिलेशन किया जाता है, दैट रिजल्ट इन द फाइनल स्ट्रॉन्गर फेनी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट है ये उरक, उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा उसको फेनी कहा जाएगा। दिस जीआई टैग reinforces फेनी स्टैचू एज हेरिटेज स्पिरिट ऑफ गोवा, a title officially declared by state government in 2016। सो एक्चुअल में 2016 में ये टाइटल जो है हेरिटेज स्पिरिट ऑफ गोवा फेनी को गोवा स्टेट गवर्नमेंट ने तभी दे दिया था। ठीक है, सो ये था हमारा 9th जून से लेकर 15th जून 2025 तक का नेशनल न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके जो भी विचार है, जो भी आपको अपडेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।